तो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 25 और सेक्शन 25 पिछली धारा 31 है। जो पहले सीआरपीसी में धारा 31 थी वो अब बीएनएसएस में सेक्शन 25 है। अगर देखेंगे तो दो मामलों में भिन्न हो जाती है। सेक्शन 31 से अब 25 में जो बदलाव है वो दो स्थितियों में है। पहले सेक्शन 31 सब सेक्शन 2A वहां केवल ये लिखा था कि किसी भी दशा में जो संकलित दंडादेश होगा वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब वहां पर आ गया 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। एक बदलाव ये है और दूसरा बदलाव वो है जो अपेक्षित था, होना ही चाहिए था, क्योंकि दूसरा बदलाव सेक्शन 31 में ये लिखा हुआ था कि अगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को विचारित किया है और विचारित कर उसने जब विचारण चल रहा था तब वह एक से अधिक अपराधों के लिए उसका विचारण ये कर रहा था। एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण दो ही स्थितियां ये हो सकती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि उसका विचारण जिस बात के लिए हो रहा है वो बात ऐसी हो कि विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध कॉन्स्टिट्यूट कर देती है। एक स्थिति ये हो सकती है और तब धारा 220 जो पुराने सीआरपीसी में थी और अब नई में धारा 243 है, उसके सबसेक्शन 3 और 4 उसके मुताबिक या उसकी भावना के मुताबिक व्यक्ति को क्या किया जाए, दोनों सेक्शन जो उसके एक ही काम से अट्रैक्ट हो रहे हैं उन दोनों कामों के लिए उसे विचारित किया जाए। एक स्थिति यह हो सकती है और एक स्थिति यह भी हो सकती है कि वो दो भिन्न अपराध करे और वो दो भिन्न अपराध स्वयं में अपराध हों, साथ ही एक भिन्न अपराध का गठन ये भी कर देते हो। जैसे आपने किसी को हर्ट ये पहुंचाई, वेदर दैट इज सिंपल और ग्रीवियस, चाहे वो घोर प्रकृति की है और चाहे वो साधारण है, इससे मतलब ही नहीं। आपने उपाधि कारित की और उपाधि कारित करके आपने क्या किया, चोरी, या तो चोरी की है, ये चोरी करने के लिए उपाधि कारित की है, ये चुराए गए सामान को ले जाने के लिए उपाधि कारित की है। तो दोनों काम अलग अलग है लेकिन दोनों मिलकर लूट ये बना देंगे। तो दो भिन्न काम हैं जो पृथक पृथक अपराध हैं लेकिन मिलकर भिन्न काम बनाते हैं और मिलकर भिन्न काम बना देने के कारण से तीनों अपराध आप ही ने कारित किए हैं। मीनिंग देयर बाय तीनों अपराध कारित करने के लिए जो आरोप है वो आप ही पर है और तीनों अपराध एक व्यक्ति, एक समय, एक स्थान यहां पर कारित हुए। तो अगर तीनों के लिए भिन्न विचारण किया जाए और तीनों के लिए भिन्न दंडादेश पारित किया जाए तो यह असुविधा को जन्म देगा। यह हमारी प्रक्रियागत मूर्खता इसे दर्शित करेगा, क्योंकि तीनों मामलों में साक्षीगण समान होंगे, तीनों मामलों में तथ्य जो साबित किए जाने हैं दायित्व को उत्पन्न करने के लिए वे समान हैं, ये कमोवेश समान है। जैसे उपाधि और चोरी इनके तथ्य भिन्न होंगे किंतु लूट के लिए दोनों तथ्यों को साबित किया जाना जरूरी है। इसलिए बेहतर यह होगा कि अगर दशा यह है तो विचारण एक साथ किया जाए, चोरी के लिए भी, उपाधि के लिए भी और लूट के लिए भी, क्योंकि संभव कुछ भी है। संभव यह भी है कि उसने सिर्फ चोरी की हो और चोरी करके भागते समय पकड़ने की कोशिश में उस गृहस्वामी को चोट लग गई हो
जिसके घर से उसने चोरी की, तो चोरी तो की किंतु उपाधि और लूट नहीं की। संभव यह भी हो सकता है कि उसने सिर्फ उपाधि कारित की हो, बाकी सब कुछ इन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा हो, और संभव यह भी है कि तीनों काम उसने किए हों, अर्थात चोरी और उपाधि कारित की और लूट कॉन्स्टिट्यूट हुई हो। स्थिति संभव कुछ भी है, हम परिस्थिति से को नकार नहीं सकते, इसलिए बेहतर यह होगा कि तीनों बातों के लिए हम विचारित करें और जैसा साक्ष्य आए उसके अनुरूप निर्णय लें। तो इसके लिए विचारण की व्यवस्था ये करनी होगी। अब दिक्कत यही होती है कि हमारी जो स्थिति है उसमें हम सारे सेक्शन एक साथ नहीं पढ़ सकते, हमें एक एक करके पढ़ना पड़ता है। हम सारे सेक्शंस को एक साथ पढ़ ही नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन किसी भी विचारण पर धारा 1 से लेकर 531 तक, क्योंकि अब तो 531 है, पूरी बीएनएसएस लागू एक साथ होगी। ठीक है, समस्या ये, तो हमें विचार वहां से करना पड़ता है। ये दोबारा जो हमने लिया है समराइज करने के लिए लिया है सेक्शन 25 को, और पिछली जो क्लास सेक्शन 25 पर रही उसमें हमने विस्तार से आपको उन सेक्शंस की चर्चा करके बताया है। ठीक है, इसलिए वो विस्तृत है, लेकिन वो तैयारी जरूरी है सेक्शन 25 को नटशेल में समझने के लिए। अगर उतना नहीं पता होगा तो फिर सेक्शन 25 समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि सेक्शन 25 जब हम बता रहे हैं तो हमें सेक्शन 243 और 246 बीएनएसएस और 220 और 223 सीआरपीसी इनकी चर्चा करनी ही होगी। उसके बिना सेक्शन 25 हो ही नहीं सकता। और जब वहां पहुंचेंगे तो भी स्थिति ये आएगी कि हमें सेक्शन 25 की चर्चा करनी ही पड़ेगी जब हम 220 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ये बताना शुरू करेंगे, जो कि वर्तमान में 243 सबसेक्शन 3 और 4 ये हो गया है। और जब अभियुक्त गणों की संख्या 1 से अधिक हो जाएगी तो फिर 243 नहीं रहेगी, 246 पहुंच जाएगा मसला, और वहां सीआरपीसी में देखेंगे तो 223 ये मसला पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि सेक्शन 25 उन दशाओं के बारे में बात कर रहा है जबकि व्यक्ति का विचारण एक से अधिक अपराधों के लिए एक बार में किया जा रहा है। अब एक से अधिक अपराधों के लिए उसका विचारण किन दशाओं में एक बार में किया जा सकता है, उन स्थितियों की चर्चा करें। और उनमें से पहली स्थिति है जबकि आपका एक काम विधि की 2 भिन्न धाराओं को आकृष्ट कर रहा है। आपने पहले गोली मारी, कालांतर में वो मर गया। तो जिस समय गोली मारी उस समय एफआईआर 307 में लिखी, जो वर्तमान में 109 हो गई है बीएनएस में। जब वो मर गया तो आईपीसी के मुताबिक धारा 302 का अपराध यह संगठित हुआ है यदि उसका मरना आपके द्वारा गोली मारे जाने का ही परिणाम है। यह भी साबित करना होगा कि उसकी मृत्यु आपकी गोली लगने के कारण हुई है, अन्य कोई कारण नहीं है। यानी उसकी मृत्यु का निकटवर्ती कारण आपके द्वारा किया गया गोली का प्रहार है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह भी आपको साबित करना होगा, और इस विषय पर विस्तार से बात तब होगी जब बीएनएस हम बताना शुरू करेंगे, और भारतीय न्याय संहिता में मर्डर ये बताएंगे आपको, तब इस पर विस्तार से बात होगी कि कब आपके काम का डायरेक्ट परिणाम जो कि मृत्यु कारित करता है उसे व्यक्ति की हत्या करना माना जाएगा। वहां स्थितियां ये भी आएंगी कि आपके काम से
प्रत्यक्ष मृत्यु व्यक्ति की घटित होगी, फिर भी मर्डर नहीं होगा। तो सारी बातें होंगी, लेकिन वो यथास्थान। यहां पर जो प्रासंगिक है सिर्फ उतना। तो एक स्थिति यह हो सकती है कि आप क्या करें, एक काम करें और विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध घटित कर दें। एक स्थिति यह हो सकती है, और एक स्थिति यह हो सकती है कि आप दो भिन्न भिन्न काम करें, दोनों अपराध हों और मिलकर तीसरा अपराध घटित हो जाए। यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप अकेले ये सारे काम करें। यह भी हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ हो। तो सारी बातों के लिए प्रावधान ये करने होंगे। अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं तो 246 वर्तमान में और पिछली सीआरपीसी में 223। अगर आपने अकेले ये सब किया तो आप पिछली सीआरपीसी में 220 और अब 243। इनसे आपका मामला शासित होगा। अब 243, 246, 220, 223 ये इस बात की अनुमति देती है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध इन स्थितियों में आने वाले अपराधों के लिए एक मुकदमे के दौरान आरोप लगाया जा सकेगा। और आपको हमने 20 बार कहा कि विचारण की शुरुआत यह आरोप लगाने के साथ होती है और विचारण की समाप्ति ये दोषसिद्ध और दोषमुक्त होने के साथ होती है। तो आरोप लग गया, इसके मतलब दोषसिद्ध तो अब होना ही है, क्योंकि एक काम की शुरुआत हो गई तो काम पूर्णता तक तो जाना ही है। तो अब व्यक्ति दोषसिद्ध होगा या दोषमुक्त होगा। यदि दोषमुक्त हुआ बात ही खत्म। यदि दोष सिद्ध हो गया तो यह संभव है कि एक अपराध में दोष सिद्ध हो, यह संभव है सभी में हो जाए। अब वो सब में हो गया तो विचारण की समाप्ति हो गई। विचारण की समाप्ति दोष सिद्धि और दोष मुक्ति तक खत्म हो गई, क्योंकि अगर दोष मुक्त होता तो आखिर विचारण खत्म होता ना। तो अगर दोष सिद्ध हो गया तब भी तो विचारण खत्म है, तब भी तो विचारण खत्म हो गया। और विचारण खत्म होने के क्या प्रभाव होते हैं? विचारण खत्म होने के गंभीर प्रभाव। ये कोई छोटी बात नहीं कि विचारण खत्म हो गया। विचारण खत्म होने का मतलब यह है कि अब न्यायाधीश महोदय विचारण के दौरान जो उन्हें शक्तियां प्राप्त थी उनमें से एक का भी प्रयोग इस मामले में नहीं कर सकते, क्योंकि विचारण समाप्त है और विचारण तक उन्हें वो शक्तियां थी। अब नहीं कर सकते उसका प्रयोग। यद्यपि अभी दंडादेश पारित नहीं हुआ, दंड देने के लिए तिथि नियत की गई है, तो दंडादेश दिया जाना अलग बात है और आपका दोष सिद्ध कर दिया जाना डिफरेंट बात है। अब दंडादेश पारित होगा। अब जब दंडादेश पारित होने की स्थिति आई तब सेक्शन 25 की जरूरत आन पड़ेगी। अब सेक्शन 25 का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सेक्शन 25 इन एप्लीकेशन आ जाएगी। पहले सेक्शन 31 थी, अब सेक्शन 25 है। नाउ दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल। ठीक है। अब देखिए, अगर आप 243, 246, 220, 223 इसे छोड़कर पढ़ें, किसी ने हमसे कहा कि बहुत लेंथी हो गया है, तो हमने कहा गलत तो नहीं है, बस इस पर टिप्पणी करो। पिछले सेक्शन 25 पर जो हम बोले नहीं, गलत तो कहीं भी नहीं है। तो हमने कहा लेंथी तो होगा ही। जब विषय हम लेंगे और विभिन्न सेक्शन हमें जोड़ने पड़ेंगे तो मामला लेंथी तो होगा ही, उससे तो बचा ही नहीं जा सकता। ये तो बात ऐसे ही है कि एक स्थान तक जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो बड़ा कठिन है। तो फिर कठिन कहां है? सबसे आसान रास्ता भी तो वही है।
जीवन को विधायक तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, चीजों के दो पक्ष होते हैं। आप निगेटिव एस्पेक्ट क्यों देख रहे हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए ना, उसके बिना समझ में भी तो नहीं आएगा। भाई एक व्यक्ति एक से अधिक अपराधों के लिए विचारित कब कब हो सकता है, और आपको हम सिर्फ ये विश्वास दिलाएं कि हो सकता है, तो आपको आ जाएगा, क्योंकि कचहरी में एक से अधिक अपराधों के लिए लोग रोज विचारित हो रहे हैं, रोज विचारित हो रहे हैं। किसी से पूछो किन धाराओं में मुकदमा होगा, 323, 504, 506, एक से अधिक धाराओं के लिए विचारित हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? हमने आपसे बार बार कहा, एडवोकेट वो नहीं है जो ये बता दे कि क्या होगा। ये तो कचहरी में आने जाने वाला कोई व्यक्ति बता देगा क्या होगा। इवन जो पुराने क्लाइंट्स हैं वे बता देंगे कि क्या होगा। तो तुमने उनमें फर्क क्या है भाई? यू आर क्लेमिंग फॉर फीस, आप में क्या अंतर है उनसे? वो भी बता सकते क्या होगा, तुम भी बता सकते हो क्या होगा, तो फर्क क्या पड़ा? क्यों होगा, ये सवाल है। आप ये अगर बता सकने की स्थिति में है कि वो क्यों होगा जो कुछ होगा, तो फिर आपको एक्सपर्ट उस विषय का माना जाएगा। अदरवाइज तो बहुत लोग बता देंगे। हमें जियोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, भूगर्भ विज्ञान का, हम बता देंगे कि साहब ऐसी मिट्टी हो तो उसमें ये चीजें पाई जाएंगी। ठीक है ना? तो विषयों का ज्ञान होना इस तरह कि क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, बहुत लोगों को होता है। लेकिन जैसा जो कुछ होगा वैसा क्यों होगा, उसके पीछे थियरी क्या है, उसके पीछे सिद्धांत क्या है, जो ये बता सकता है वही उस विषय का जानकार है, जो सैद्धांतिक व्याख्या कर सकता है कि ये इसलिए होगा क्योंकि ये लिखा है इसलिए ऐसा होगा। तो अब व्यक्ति के दंडादेश दिए जाने की स्थिति आ गई और वो एक से अधिक अपराधों के लिए विचारित हो रहा है, और एक से अधिक अपराधों के लिए विचारित हुआ 220, 223 के प्रभाव से, और वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 243 और 246 के प्रभाव से विचारित वो एक से अधिक अपराधों के लिए इन सेक्शंस के प्रभाव से हुआ है। और अब विचारणा खत्म है, अब दंडादेश होने की स्थिति आ गई। तो दो बातें, एक 220, 223 का सबसेक्शन 3 और 4, 243 का सबसेक्शन 3 और 4, यही 246 की स्थिति। इनके मुताबिक अगर काम हुआ तो फिर स्थिति यह होगी जो अभी हमने बताई कि आपने एक काम किया और वो विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध हो गया, या आपने एक से अधिक काम किए, वे अलग अलग अपराध थे, साथ ही मिलकर भिन्न अपराध गठित कर रहे, तब तो स्थिति 243 3 4, 246 3 4, 223 3 4, 220 3 4 की है। लेकिन 243 3 4 से पहले 243 1 2 भी हैं, 246 1 2 भी हैं, ऐसे 220 1 2 और 223 1 2 ये भी हैं। इसका तो ये भी तो कुछ कहती होंगे। 3 और 4 की बात हम लोगों ने कर ली, 1 2 की बात तो रह गई। तो 220 एक भिन्न स्थिति की बात करती है, ये 243 सबसेक्शन 1 एक भिन्न स्थिति की बात करता है। आप ये भी कर सकते हैं आप कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक स्थान एक समय और उसके विरुद्ध आप अपराध करना शुरू करें, और समय के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, ठीक है, स्थान के दृष्टिकोण से वे इतने सन्निकट हों वे सारे काम कि मिलकर एक संव्यवहार बन जाता हो, एक ट्रांजैक्शन बन जाता हो। आप यहां आए, हमें गाली दी, थप्पड़ मारा, मेरे सामान छीन लिए, ये सब अपराध है। लेकिन ये सारे काम जो अपराध गठित कर रहे हैं, ये
समय के दृष्टिकोण से, स्थान के दृष्टिकोण से, पीड़ित व्यक्ति के दृष्टिकोण से इतने सन्निकट हैं कि इससे एक ट्रांजैक्शन फॉर्म हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन बन रहा है। तो स्थिति यह भी हो सकती है, और इस दशा में भी आप एक से अधिक अपराधों को करने के दोषी होंगे। सिर्फ 220 3-4 की ही स्थिति नहीं होगी, 223 3-4 की ही स्थिति नहीं होगी। इस दशा में भी आप एक से अधिक अपराधों को करने के लिए आरोपित हो सकते हैं, और इस दशा में भी आपके विरुद्ध एक ही विचारण चलाया जाना यह ठीक होगा, क्योंकि यह दशा भी वैसी ही है जिसमें अगर अलग अलग मुकदमे चलाए जाएं तो समय, धन, इसके अपव्यय के अलावा और पक्षकारों को परेशानी के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी में ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि आप अमुक स्थान पर आए थे, ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि आपने सारे अपराध मेरे ही विरुद्ध किए हैं, आपको ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि घटना का कारण क्या, अर्थात इस घटना को भी साबित करने के लिए जो सुसंगत तथ्य होंगे, जो रिलीवेंट फैक्ट होंगे, वे लगभग समान होंगे, और साक्षीगण भी एक ही बुलाने पड़ेंगे। तो ठीक ये होगा कि इस दशा में भी एक ही विचारण चलाया जाए, और इसके लिए भी 220(1)(2), 223(1)(2 और वर्तमान में 243(1)(2 और 246(1)(2 इसमें प्रावधान मौजूद है। ठीक है, अगर आप अकेले थे अपराधों करते समय तो 220 और 243(1)(2, और अगर आप एक से अधिक थे तो 223 और 246(1)(2 ये स्थिति आई। अब इनमें भी आप दोषित हो सकते हैं, दोष मुक्त हो सकते हैं। दोष मुक्त हो गए, बात ही खत्म हो गई। अब आप दोषित हो गए, अब दंड देने की बात चलेगी। अब इस दशा में भी सेक्शन 25 एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी सेक्शन 25 के एप्लीकेशन में आने की दो स्थितियां बनेंगी। एक वो स्थिति जब आपके काम से विधि की दो भिन्न धाराएं बन रही थी, या आप दो भिन्न काम कर रहे थे और मिलकर तीसरा भिन्न काम यह भी हो रहा था, और एक ये स्थिति जब एक ही संव्यवहार में आपने एक से अधिक अपराध किए हैं। ठीक है, ये दो स्थितियां निकल कर आ रही हैं जिनमें सेक्शन 25 के लागू होने की पोजीशन आ जाएगी। तो अगर आपका काम ये एक काम होते हुए भी विधि की दो भिन्न धाराओं को आकर्षित कर रहा है, या आपके दो भिन्न काम हैं और मिलकर तीसरे भिन्न काम को जन्म दे रहे हैं, तो फिर आपका मामला दंड के दृष्टिकोण से पहले जो शासित होता था जब आईपीसी थी तो धारा 71 से शासित होता था, और वर्तमान में जब बीएनएस आ गई, भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो वर्तमान में यह मामला धारा 9 से शासित होगा। इसलिए सीआरपीसी में जब आप सेक्शन 31 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि दिस सेक्शन विल बी रीड बाय यू सब्जेक्ट टू सेक्शन 71, और यहां लिखा है कि whenever you will read this section, you will read this section subject to section 9। ठीक है, अदर सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 या सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 ये देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप अगर व्यक्ति को दंडित कर रहे हो उन अपराधों के लिए जो पृथक पृथक अपराध हैं किंतु मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, या विधि की एक से अधिक धाराओं में अपराध का गठन कर देते हैं, तो आप विचारित तो करेंगे 220, 223, 243, 246, वो तो आपने कर लिया, दोषित भी हो गए।
तो आप सबके लिए दंडित कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार नहीं कि उनमें से सबसे ज्यादा दंड जिसमें प्रोवाइड हो उससे अधिक दंड से आप दंडित कर दें, यह नहीं होगा। यानी सबसे ज्यादा जो प्रोवाइड है या तो उसके बराबर या उससे कम। नई 109 हमने देखी नहीं है बीएनएस की अभी, लेकिन पिछली आईपीसी की 307 देखी थी, और पिछली आईपीसी में 307 में जो सर्वाधिक दंड था वो कितना था? मृत्युदंड। ठीक है, और पिछली आईपीसी में हत्या के लिए भी मृत्युदंड था। अब मानिए आपका 307 और 302 दोनों के लिए विचारण हुआ, तो यह नहीं हो सकता सेक्शन 71 पुराने में और नए में सेक्शन 9, नए की तो बात ही नहीं होनी चाहिए जब हम 307 302 कह रहे हैं, या तो हम 109 103 कहें तब बीएनएस की बात आएगी। अगर हम 307 302 बोल रहे हैं तब तो आईपीसी उसी की बात रहेगी। तो सेक्शन 71 या बीएनएस में सेक्शन 9 के प्रभाव से यह संभव नहीं है कि हम मर्डर में आजीवन कारावास दे दें और 307 में मृत्युदंड दे दें, यह संभव नहीं, क्योंकि गुरुतर दंड जिसमें प्रोवाइड है, ठीक है, वो दंड दिया जाएगा। अब दोनों में बराबर दंड प्रोवाइड है, ठीक है, गुरुतर दंड के रूप में मृत्युदंड वहां भी है यहां भी है, तो यहां तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे अपराधों में जहां एक में गुरुतर एक में आजीवन कारावास प्रोवाइड है, एक में 10 साल, ठीक है ना, तो अगर आजीवन कारावास तक प्रोवाइड है, वहां मान लीजिए एक में प्रोवाइड है आजीवन कारावास तक दंडाधिष्ट किया जा सकता है और एक में अधिकतम 10 साल, तो आप ये नहीं करेंगे कि यहां 10 साल दे दें जिसमें 10 साल प्रोवाइड है और जहां आजीवन कारावास तक प्रोवाइड है उसमें 5 ही साल दें। आजीवन कारावास तक प्रोवाइड है ना, तो 5 साल भी दे सकते हैं, ये नहीं करेंगे आप। उससे अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जिसमें सबसे गुरुतर दंड प्रोवाइड है। तो जिसमें आजीवन कारावास प्रोवाइड था उसमें जब 5 साल आपने दिया, तो जिसमें 10 साल प्रोवाइड था सिर्फ, तो निश्चित तौर पर वो उससे कम गंभीर अपराध तो रहा ही होगा, तो उसमें आप 10 कैसे दे देंगे? उसमें फिर 5 से नीचे ही आपको देना पड़ेगा। उस गुरुतर दंड से अधिक दंड ठीक है नहीं दिया जा सकता। ये वहां पर सेक्शन 71 और वर्तमान में सेक्शन 9 मैंडेट दे रहा है, ठीक है, और यही स्थिति उन दशाओं में रहेगी जिन दशाओं में एक से अधिक अपराध आपने कर दिए, 2-3 भिन्न भिन्न काम किए और उन्होंने मिलकर भिन्न अपराध गठित कर दिया। वहां भी जिसमें सबसे गुरुतर दंड प्रोवाइड है उसमें जो दंड आपने दिया है उससे अधिक दंड से दंडित आप नहीं करेंगे। ये एक लिमिटेशन सेक्शन 25 के माध्यम से और पूर्व में सेक्शन 31 के माध्यम से लगा दी गई, ठीक है। दूसरी स्थिति, जब एक संव्यवहार में आपने एक से अधिक अपराध कर दिए, संव्यवहार एक है और आपने एक से अधिक अपराध ये किए, जब ये वाली स्थिति है तो भी सेक्शन 31 या वर्तमान में सेक्शन 25 आपको हक देती है कि आप क्या करें, सब में व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। लेकिन जब आप दंडित करेंगे तो पिछली जो सेक्शन 31 थी वो ये कहती थी कि दंडादेश क्रमवर्ती होंगे यदि न्यायालय ने अन्यथा आदेश नहीं किया, और यह स्थिति गलत थी। इसीलिए शुरुआती जब लेक्चर हमने शुरू किया था तब हमने ये कहा कि सेक्शन 31 परिवर्तित है, वर्तमान में सेक्शन 25 में परिवर्तन आया है और परिवर्तन सुखद है, वो परिवर्तन किया गया है जिसे होना ही चाहिए था। पहले सेक्शन 31 प्रावधानित करता था कि अगर एक संव्यवहार में, मतलब जो कुछ प्रावधानित करता था उसका अर्थ जब हम निकालते थे तो अर्थ ऐसे ही निकलता था कि अगर एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराध हुए
तो सब में दंडाधिष्ट व्यक्ति को किया जा सकता है और किया भी जाता है वहां। लेकिन अगर न्यायालय ने कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं किया तो सारे दंडादेश क्रमवर्ती होकर चलेंगे। यानी सबसे पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, ऐसे चलेंगे। और इस तरह अगर आपको दंडाधिष्ट किया गया तो 7 वर्ष का दंडादेश हो सकता है 14-15 साल का बन जाए, क्योंकि एक धारा में आपको 1 साल के लिए दंडाधिष्ट किया गया, दूसरी में 2 साल के लिए, तीसरी में 3 साल के लिए और लास्ट में 7 साल के लिए। सारे दंडादेश क्रमवर्ती होकर चले तो पहला वाला भुगतेंगे आप 1 साल, अब दूसरा शुरू होगा तो 2 साल हो गए, लेकिन प्रभावकारी दंडादेश कितना बड़ा, 3 साल हो गए। आपको जेल में कितने साल हो गए, 3 साल। जबकि पहला 21 साल खत्म हुआ, दूसरा 2 साल खत्म हुआ और तीसरा 7 साल खत्म हुआ। तो प्रभावकारी जो वर्ष आपने जेल में बिताए वो कितने हो गए, 10। 7 2 9 1 10। और अगर ये दंडादेश साथ साथ चले, सारे साथ साथ चले, तो जिस दिन पहला दिन जेल में गुजरेगा उस दिन पहले साल यानी 1 साल का दंडादेश जो आपको दिया गया उसमें से भी 1 दिन गुजर जाएगा, और जो 2 साल का दंडादेश आपको मिला है, क्योंकि सब साथ साथ चलना है, सब साथ साथ चलना है, तो 2 साल में से भी 1 दिन गुजर गया और 7 साल वाले दंडादेश में भी 1 दिन गुजर गया क्योंकि सब साथ साथ चलना है। तो प्रभावकारी रूप से जैसे ही 7 साल खत्म हुए वैसे ही अब छूट जाएंगे क्योंकि पहला साल जिस दिन गुजरेगा उस दिन पहले साल वाला दंडादेश तो खत्म, और 2 साल वाले में से 1 साल गुजर गया और 7 साल वाले में से भी 1 साल गुजर चुका है, 6 ही बचे हैं। तो प्रभावकारी दंडादेश 7 वर्ष का ही होता। ये स्थिति निकल कर आ रही थी, लेकिन पिछली सेक्शन 31 क्या कह रही थी, यदि न्यायालय अन्यथा आदेश न करे तो सारे दंडादेश क्रमवर्ती समझे जाएंगे। इसका मतलब यह हुए कि न्यायालय स्पेसिफिकली दंडादेश में मेंशन करे कि दंडादेश साथ साथ चलेंगे, अन्यथा सामान्य नियम यह होगा कि वे क्रमवर्ती होकर चलेंगे। सामान्य नियम, क्योंकि जो शब्दावली है बेयर की वो क्या कहती है, यदि न्यायालय अन्यथा आदेश न करे तो वे क्रमवर्ती होकर चलेंगे। इसके मतलब क्रमवर्ती होकर न चले इसके लिए न्यायालय को अन्यथा आदेश करना होगा, ठीक है ना। न किया तो फिर साधारण नियम यह है कि क्रमवर्ती होकर चलेंगे। गलती किसी से भी संभव है, न्यायालय भूल गया, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर वहां जो होता है वो तो ये होता है कि स्टेनो दे दिया, उन्होंने टाइप करके ले आए, जिनने साइन बना दिया। हालांकि करते नहीं है, साइन बनाते से पहले पढ़ लेते हैं एक बार, न पढ़ा तो वो क्रमवर्ती हो जाएगा और फिर 7 साल का दंडादेश हो सकता है 20 साल का बन जाए, 10 साल का बन जाए, 14 साल का बन जाए। ये स्थिति बनेगी क्या, इसलिए परिवर्तन अपेक्षित है, लेकिन नहीं था सेक्शन 31 में। अब परिवर्तन लाए हैं सेक्शन 25 में इस दशा में, और सेक्शन 25 में उन्होंने अब क्या कर दिया, अब उन्होंने कर दिया है कि आपका अपराधों की गंभीरता का विचारण करते हुए ऐसे दंडों को साथ साथ या एक के बाद एक के रूप में चलने का आदेश देगा। यानी न्यायालय अब यह बताएगा हमेशा कि वो दंडादेश को साथ साथ चलाना चाह रहा है या एक के बाद एक करके चलाना चाह रहा है, ये बताना पड़ेगा उन्हें। और भूल गए, तब भी नहीं बताया तो आपराधिक न्याय प्रशासन का सामान्य नियम लागू होगा। और सामान्य नियम क्या कहेगा कि अगर 2 अर्थान्वयन संभव हैं तो हमेशा अर्थान्वयन वो लिया जाएगा जो अपराधी के पक्ष में जाए, वो अर्थान्वयन लिया जाएगा।
और ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। अगर हम आपको ज्यादा दंडित करना चाहेंगे तो हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि नहीं, इनके इतने डंडे मारो, ठीक है। और जब हमारी इच्छा आपको एक विशेष दंड से दंडित करने की नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे ठीक है, इन्हें सजा दो, ठीक है ना। ये सामान्य नियम है। और हमने आपसे बार बार कहा कि जिस ढंग से घर चलता है, जिस ढंग से, उसी ढंग से देश चलता है। जिस ढंग से आप घर की व्यवस्था चलाते हैं उसी ढंग से समाज की व्यवस्था चलती है। ये अलग बात है कि घर की व्यवस्था आप कैसे चलाते हो इस पर कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए कानून अलग से पढ़ना पड़ता है, अन्यथा व्यवस्थाएं वैसे ही चलती हैं। तो अब वो परिवर्तन ले आए सेक्शन 25 में, जो सेक्शन 31 में अपेक्षित था, वो परिवर्तन आ गया। दूसरी स्थिति, एक चीज और भी है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और वो बात ये है कि आप, पहली बात तो दंड न्यायालय दो हैं, एक सेशन न्यायालय, दूसरा मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ठीक है। तीसरा उच्च न्यायालय भी विचारणा का न्यायालय, आपसे बात हुई थी। तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की दंड देने की शक्ति पर तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं, वो कोई भी दंडादेश दे सकते, मृत्युदंड, आजीवन कारावास आदि आदि। मृत्युदंड की दशा में सेशन कोर्ट की शक्ति पर सिर्फ इतना प्रतिबंध है कि वो क्या करें, अगर मृत्यु का दंडादेश पारित करते हैं तो उच्च न्यायालय को भेजें, बस इतनी सी बात, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो विचारण उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय इसके समक्ष भी चल सकता है, और विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष भी चल सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। सेशन न्यायालय को कोई भी दंडादेश देने की ताकत है, उच्च न्यायालय को कोई भी दंडादेश देने की ताकत है, लेकिन देंगे तो आप वही जो विधि में किसी अपराध के लिए प्रावधानित है, उसके अलावा नहीं दे देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय, इनके समक्ष जो भी विचारण चलेगा उस सब में मृत्युदंड और आजीवन कारावास यही प्रोवाइड हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अन्य प्रकार के दंडादेश वो भी ये दे सकते हैं। तो अगर उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण चला, चाहे वो सेक्शन 9 से गवर्न हो रहा हो और चाहे एक ही संविधान में किए गए अपराधों का मामला हो, दोनों में से कोई स्थिति हो, लेकिन उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय के समक्ष अगर विचारणा चला और उन्होंने मृत्यु दंडादेश या आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। अब सेक्शन 25 की जरूरत नहीं बची, क्योंकि किसी के पास दो जीवन नहीं हो सकते और किसी के पास दो जिंदगियां ये भी नहीं हो सकती, तो बात ही खत्म हो गई। तो सेक्शन 25 का कोई एप्लीकेशन बचा ही नहीं। लेकिन अगर सेशन न्यायालय या ठीक है उच्च न्यायालय ने व्यक्ति को दंडादेश किया है एक संविधान में किए गए अपराधों के लिए या उन स्थितियों के लिए जो सेक्शन 9 या सेक्शन 71 से शासित हो रही हैं, जो कि धारा 220, 223 और 243, 246 सीआरपीसी और बीएनएसएस के साथ पढ़ी गई हैं, अगर उनसे शासित हो रहा मामला है और उन्होंने आजीवन कारावास से मृत्युदंड देना उचित नहीं समझा है या उन अपराधों में दे ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी अपराधों के लिए दंडादेश कर दिया, तो अगर सेक्शन 9 का मामला है तो सेक्शन 9 से गवर्न हो जाएगा, ठीक है। गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक संविधान में किए गए अपराधों का मामला है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश पारित करने की स्थिति में हैं, इसलिए और इन दंडादेशों को वे साथ साथ चलने का आदेश ये भी दे सकते हैं और क्रमवर्ती किए जाने का आदेश ये भी दे सकते हैं, अपराधों की गंभीरता का विचारण करते हुए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दंडादेशों को क्रमवर्ती कर दें, ठीक है, और कहने को
उसे आजीवन कारावास मृत्युदंड न दें, कहने को न दें, लेकिन व्यवहारिक रूप से दंडादेशों को क्रमवर्ती करके आप उसे 20-30 साल के लिए जेल भेज दें, यह भी संभव है। ठीक है, यह भी संभव है। इस टैक्टिस पर कोई प्रतिबंध आना आवश्यक है, ऐसा किया ना जा सके। भाई अगर तुम्हें देना है तो तुम आजीवन दो ना, तुम्हें देना है मृत्युदंड तो दो, खुलेआम दो ना। और अगर उस धारा मान लीजिए एक ही संविधान में एक से अधिक अपराध हुए और उनमें से किसी में आजीवन कारावास है ही नहीं, आपने क्या किया, सब में दंडाधिष्ट कर दिया व्यक्ति को, एक ही संविधान में किए गए अपराध है और दंडादेशों क्रमवर्ती कर दिया, और क्रमवर्ती करके आपने उसे 40 साल के लिए जेल भेज दिया। ये तो यार बात ही गलत है। ठीक है, ये तो कतई गलत हो गया। आपके सामने एक ही संविधान में जो अपराध विचारित हो रहे थे उनमें अधिकतम जिसमें सजा मिल सकती 10 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, ये आपने दी, और क्रमवर्ती कर दिए दंडादेश, अब ये हो गए 30 साल। तो वैसे दिखाने के लिए तो तुमने 10 ही साल अधिकतम सजा दी है, लेकिन प्रभावकारी तौर पर वो कितना साल जेल रहेगा, 30 साल। तो इस शक्ति पर कोई युक्ति संगत प्रतिबंध आना जरूरी है। तो पहले सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 खंड का इस दशा को शासित करता था और कहता था अगर ये दशा है तो न्यायालय 14 वर्ष से अधिक दंड नहीं देगा। यानी क्रमवर्ती करके भी सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय भी या तो तुम आजीवन कारावास मृत्युदंड देना है खूब दो अगर प्रावधानित हो, अगर एक दंड के रूप में प्रावधानित है और तुम देना चाहते हो तो दो, ठीक है। लेकिन अनेक दंडों में से एक है और तुमने आजीवन कारावास या मृत्युदंड को चुना ही नहीं, या आजीवन कारावास या मृत्युदंड है ही नहीं और तुमने उसे दंडादेश किया है और दंडादेशों को क्रमवर्ती कर दिया, तो फिर भाई बात नहीं चलेगी है कि आप 30 और 35 साल के लिए किसी को जेल भेज दो, ये नहीं होगा। पहले सेक्शन 31 इस स्थिति को शासित करता था और 31 सबसेक्शन 2 खंड का यह कहता था कि अगर यह स्थिति है तो भी 14 वर्ष से अधिक दंड से दंडित किसी को नहीं किया जा सकता। अब 14 वर्ष की लिमिट बढ़ा दी और कहा 20 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता, आप भले ही क्रमवर्ती कर दो, ठीक है ना। आप दूसरी स्थिति देखें, जो दूसरा दंड न्यायालय मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सेशन और हाईकोर्ट की बात तो तब भी ठीक है, लेकिन जहां तक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात है तो मजिस्ट्रेट की तो दंड देने की शक्ति ही प्रतिबंधित है। यहां तक कि विधायिका उन्हें इस लायक नहीं मानती है कि उन्हें आजीवन कारावास मृत्युदंड या 7 वर्ष से अधिक के लिए दंडादिष्ट करने की अनुमति दे, यही नहीं मानती। और 7 वर्ष तक का दंडादेश भी उस मजिस्ट्रेट को पारित करने का हक देती है जिसे एसीजेएम या सीजेएम कह रहे हैं, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी है उसे तो सिर्फ 3 वर्ष, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी है जिसकी नियुक्ति नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो तो सिर्फ 1 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। सामुदायिक सेवा और जुर्माने की बात अलग है, कारावास इतना ही दिया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो जहां तक मजिस्ट्रेटों की बात है तो विधायिका तो उन्हें इस तरह का भी नहीं मान रहे कि इससे ज्यादा दंडादेश पारित करने की अनुमति दे दे। तो विधायिका जो मजिस्ट्रेटों को मूल रूप से यह शक्ति नहीं देना चाहती कि वे 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश पारित करें, तो एक संव्यवहार में 1 से अधिक हुए अपराधों को अगर वे विचारित कर रहे हैं, अगर मामला सेक्शन 9 से शासित होने लायक है तो निर्दर्शक सिद्धांत वही दिया है, तब तो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल सेक्शन 9 में ही है और सेक्शन 25 सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 है, ठीक है ना। तब तो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल वही है
और सेक्शन 25 सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 है, इसलिए सेक्शन 9 प्रीवेल कर जाएगा। जब सेक्शन 71 31 की बात करें तो पिछला 71 है वो प्रीवेल कर जाएगा, गाइडिंग नॉर्म वही है, उससे शासित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मामला एक संविभाग में किए गए अपराधों का है, तब मजिस्ट्रेटों की शक्ति पर जो मूल रूप से विधायिका के द्वारा प्रतिबंध लगा था, उसका ध्यान रखकर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 खा खंड इसको अधिनियमित किया जाना जरूरी है। इसलिए खाखंड अधिनियमित हुआ और यह कहा गया कि किसी भी दशा में ऐसा नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट शब्द तो प्रयोग नहीं हुआ, न्यायालय की मूल रूप से जो दंड देने की शक्ति है, मूल रूप से दंड देने की शक्ति है। इसका मतलब ये हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, ठीक है, बी, ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात कर रहा है, क्योंकि मूल रूप से दंड देने की शक्ति बाधित सिर्फ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की है, बाकी सेशन और हाईकोर्ट की बाधित है ही नहीं। आंशिक प्रतिबंध जरूर है सेशन कोर्ट की शक्ति पर। तो इसका मतलब ही है, ठीक है, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2B ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय को समर्पित है और वो कहता है कि मूल रूप से जो दंड न्यायालय की दंड देने की शक्ति है, उसके 2 गुने से अधिक दंड किसी भी दशा में नहीं दिया जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट महोदय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दंडादेश को क्रमवर्ती करके, ठीक है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 6 साल और सीजेएम और एसीजे में तो 14 साल, इससे ज्यादा का दंडादेश पारित नहीं कर पाएंगे क्रमवर्ती होने के बावजूद। यह सेक्शन 25 की पूर्ण व्याख्या सामने आएगी। और देखिए, जिन्हें आप बड़ा वकील कहते हैं वो न कद से बड़े होते हैं, ठीक है, न पद से बड़े होते हैं, क्योंकि पद आपका भी अधिवक्ता का है, उनका भी है। कद हो सकता ऊंट जैसा तुम्हारा उनसे बड़ा हो, वो जो बड़े माने जाते हैं वो जानकारी से, और जानकारी रोज उपयुक्त नहीं होती। रोज तो रूटीन में काम होता है, रोज तो रूटीन चल रहा है। जिस दिन मामला हिलक जाएगा उस दिन कानूनी सिद्धांत के मुताबिक क्या मामले का सुलझाव आप कर सकते हैं, और हिलकेगा सिर्फ सालों में एक बार, और तब तय होगा कि आप बड़े वकील हैं या नहीं। इसलिए बड़े वकील होने की परीक्षा रोज नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे, इसीलिए बार बार कहते हैं कि कानून बिल्कुल मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है, फिर भी बहुत अच्छा चलता रहेगा सब कुछ, क्योंकि रोज परीक्षा की घड़ी आएगी ही नहीं। तो एक रूटीन है, चलता रहेगा। न्यायालय का काम है न्याय करना। तुम वहां कहो कि इसे खारिज कर दो, फिर भी नहीं करेंगे अगर न होने लायक होगी, ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज करने के योग्य नहीं है तो आप कहो, तो आपके कहने से चलेगा कोर्ट। अगर आपके कहने से हम रिजेक्ट करेंगे तो आपके कहने से अलाउ भी करेंगे। फिर बातें तो दोनों तरफ चलेंगी, तो दोनों ही नहीं। अब आप कुछ भी मत कहो तो भी चलेगा, और आप कुछ भी न लिखो, फिल्म की कहानी लिखो तो भी एलएलबी पास हो जाओगे, ठीक है। कानून की दुनिया की जो विसंगति है वो यही है कि एलएलबी भी आप पास हो जाओगे, कुछ मत लिखना। और वही बात है कि अपने से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जिस तरह हमने एलएलबी पास किया, हमें सब्जेक्ट के नाम भी नहीं मालूम थे, ये हम ऑन कैमरा बोलना है, ठीक है। बातें कोई बहुत बड़ी बड़ी मारने को हम भी मार सकते, क्योंकि आपने मेरा एलएलबी का पीरियड देखा थोड़ी है। हम भी कहते हमने पहाड़ तोड़े थे, हमने कुछ नहीं किया था, मेरे पास किताबें भी नहीं थी, और यूनिक पढ़ के आप भी पास हुए तो हम भी हुए। आता आपको भी कुछ नहीं था और हमें भी नहीं, ठीक है। तो एलएलबी की विसंगति कानून की यही है कि यहां पास भी बिना ज्ञान के आप हो जाएंगे, और बिना ज्ञान के ही जिंदगी कट जाएगी। उसके लिए भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी बड़ी शान की कटेगी।
लेकिन वो शान वैसी ही होगी जैसे कोई पेट पाल लेता है, जब चाहता है बेइज्जत करता है और जब चाहता है उसे पास बुला लेता है। वो शान फिर वैसी ही होगी। अगर स्वाभिमान और जमीर के साथ जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर सीखना ही होगा, इसके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं है। तय आपको करना है कि स्वाभिमान और जमीर के साथ जिंदा रहना चाहते हैं या कैसे। और सेक्शन 25 में सबसेक्शन 3 है जिसकी चर्चा अभी अगर की भी जाए तो बहुत समझ में नहीं आएगा। वो जब अपील पढ़ाना शुरू करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लेना ठीक होगा कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि एक संविवार में एक से अधिक, ठीक है, अपराधों के लिए आपको दंडाधिष्ट किया गया है, लेकिन अपील के प्रयोजनों से यह पूरा दंडादेश एक ही समझा जाएगा। अब एक ही समझे जाने का क्या प्रभाव होगा, या एक न समझा जाता तो क्या होता, ठीक है, ये जब अपील का चैप्टर चलेगा तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। मोटा मोटा बताए देते हैं। मोटा मोटा स्थिति यह है कि दंड का कुल जो योग आता है उसके हिसाब से भी अपीलेट कोर्ट तय होते हैं। यानी 7 साल तक का दंडादेश है, ठीक है, तो अपील कहां होगी, और 7 साल से कम है तो अपील कहां होगी। इस ढंग से भी अपीलेट कोर्ट की शक्तियां तय होती हैं। तो जो अपील का चैप्टर चलेगा तब सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ज्यादा रिलीवेंट होगा। ऐसे ही जब 243 246 ये सेक्शन चलेंगे तब भी सेक्शन 25 रिलीवेंट होगा आके, तब सबसेक्शन 3 की व्याख्या ज्यादा होगी। मोटे में यहां इतना समझ लेना पर्याप्त होगा, क्योंकि वो बात अगर अभी हम करें भी तो उलझ जाएगी बात और बहुत क्लियर नहीं रहेगा। तो इसलिए यहां पर इतना ही समझ लेना ठीक होगा कि अपील के प्रयोजनों के लिए, अपील के उद्देश्य के लिए ये सारा दंडादेश एक ही समझा जाएगा, अलग अलग नहीं समझे जाएंगे। यद्यपि एक संविवार के लिए आपने दंडादेश किया, यह मामला सेक्शन 9 की स्थिति से शासित हो रहा है, भले ही स्थितियां ये, लेकिन अपील के प्रयोजनों से ये एक ही दंडादेश समझा जाएगा। कहता है सेक्शन 3 में किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजनों के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। यानी एक से अधिक अपराध है, क्रमवर्ती कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अपील के प्रयोजनों से क्रमवर्ती होने के कारण वो 40 साल भले ही पहुंच गया है, वो 40 साल पहुंच गया है, लेकिन अगर क्रमवर्ती न होता, ठीक है, तो फिर 7 अगर चल रहा होता तो जितने साल का वो दंडादेश होता उतने ही साल का समझा जाएगा इसके अपील के प्रयोजनों से। इस बात के क्या अर्थ होंगे, क्या डिकोड होकर आएगा, ये जब हम लोग अपील की बात करेंगे तब। ये सेक्शन 25। सेक्शन 26 कहता है शक्तियां प्रदान करने का ढंग। देखिए, आपको शक्तियां प्रदान करने का या आपसे बात करने के 2 ढंग होते हैं। एक ढंग ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं कि आपका मतलब है आप में से प्रत्येक, और एक ढंग ये है कि मिस्टर यू, मीनिंग देयर बाय हम एक को विशेषीकृत करके उससे ही बात कर रहे हैं। तो जो प्राधिकारी बीएनएसएस या सीआरपीसी इसमें नियुक्त हैं, वे आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारू तौर पर चलाने के लिए नियुक्त किए गए, और उनमें से प्रमुख न्यायालय है, लोक अभियोजक है, पुलिस के अधिकारी हैं और प्रिजन अथॉरिटीज हैं। यही प्रमुख लोग हैं जो आपराधिक न्याय प्रशासन, हाँ डिफेंस काउंसिल वो भी है, ये आपराधिक न्याय प्रशासन की गाड़ी को चलाने के लिए अधिकृत है। और
आपको कोई भी काम करने के लिए कुछ शक्तियां चाहिए, उनके बिना चल नहीं सकता काम। और शक्तियां देने के दो ही ढंग हो सकते हैं, या तो विशेष व्यक्ति को शक्ति दे देना, और या विशेष वर्ग को शक्ति दे देना। या तो वर्ग को शक्ति देना या विशेष व्यक्ति को शक्ति देना, इसके अलावा शक्ति देने का कोई ढंग होता ही नहीं। लोक अभियोजकों की ये शक्ति होगी, न्यायालयों की ये शक्ति होगी, वर्ग को शक्ति दे रहे हैं, विशेष व्यक्ति को शक्ति दे रहे हैं। शाहजहांपुर के लोक अभियोजक को ये शक्ति होगी। जैसे डकैती प्रभावित क्षेत्र था तो विशेष न्यायालय डकैती के स्थापित हुए विशेष क्षेत्रों में। सब जगह डकैती का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं है। ठीक है, तो दो ढंग हैं शक्तियों को देने के, और दो ही ढंग हो सकते हैं। दोनों ढंग ये अपनाए गए हैं बीएनएसएस में और पहले सीआरपीसी में। पहले ये सेक्शन 32 था, अब 26 है। ठीक है ना, पहले ये 32 था, 32-33 अकॉर्डिंगली थे, अब ये 26-27 अकॉर्डिंगली। ठीक है, कहता है शक्तियां प्रदान करने का ढंग इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। हम लोग पीछे पढ़ के आए, दो प्रकार के प्राधिकारी हम लोगों ने देखे। एक वे जो न्याय निर्णयन में भाग लेंगे और वे न्यायालय हैं, और दूसरे जो न्याय निर्णयन की स्थिति है इसके लिए आवश्यक जो कार्यवाहियां हैं उन्हें संचालित करेंगे। दो प्रकार के लोग। और जो न्याय निर्णयन करने वाले प्राधिकारी उन्हें न्यायालयों के नाम से जाना है, और उनके संबंध में जो शक्ति प्रयोग है उसे करने के लिए उच्च न्यायालय इसे सशक्त किया। उच्चतम न्यायालय से मतलब नहीं है, क्योंकि बीएनएसएस में उच्चतम न्यायालय दंड न्यायालय के रूप में है ही नहीं। आप लोगों ने दंड न्यायालय के वर्ग पढ़े थे सेक्शन 6, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है ना, इसे सुप्रीम कोर्ट दंड न्यायालय नहीं है। और हमने आपसे कहा था दंड न्यायालय का मतलब है विचारण का न्यायालय। वो जो दांडिक मामले की अपील सुनेगा वो अपीलीय न्यायालय है, दंड न्यायालय नहीं है। जो दांडिक मामले पर स्थित पुनरीक्षण की सुनवाई करेगा वो पुनरीक्षण न्यायालय रिविजनल कोर्ट है, दंड न्यायालय नहीं है। दंड न्यायालय का मतलब है वो जो विचारण करेगा। सामान्यतः यद्यपि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय विचारण नहीं करते, लेकिन दंड न्यायालय, that is why I have said that in general criminal court means the court which is going to adjudicate। दंड न्यायालय वो है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न प्रकार की अधिकारिताएं हम लोगों ने पढ़ा था। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में अपील सुनने के देयर आर सो मेनी जुरिडिक्शंस वेस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, बट दे आर नॉट क्रिमिनल कोर्ट। वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट कौन से हैं? धारा 6 पहले, और अब भी शायद धारा 6 ही है, अभी भी धारा 6 ही है। ठीक है, वो बता रही है वही क्रिमिनल कोर्ट है, इसके अलावा नहीं है। और हमने कहा, कहावत यह भी है कि अंधे के आगे रो अपने नैना खो, इसलिए बहस की जरूरत नहीं है। अगर कोई बेवकूफ आपसे ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है तो सुन लीजिए,
सुनने से आपके कानों में कोई खराबी उत्पन्न नहीं होगी। मूर्खों और मृतकों के प्रति मौन, ये भी नीति है। वे मूर्ख हैं, उनके प्रति मौन की नीति ही अपनाई जानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं उनसे बहस करने की। क्रिमिनल कोर्ट वही है जो बीएनएसएस बता रही है, ये जो पूर्व में सीआरपीसी बता रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट को मेंशन नहीं कर रही है, इसलिए वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, वो अपीलेट कोर्ट है, वो रिट कोर्ट है, वो बहुत तरीके के जुडिक्शन हैं उसमें। सलाहकारी अधिकारिता है उनकी 143(1) में, ठीक है, बहुत तरीके कोर्ट हैं वे, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट नहीं। ठीक है, तो दंड न्यायालयों को सामान्यतः शक्तियां प्रदान करने का जो हक है वो किसको है? उच्च न्यायालय को। क्यों है? देयर इज ए सेक्शन 51 in Constitution of India which says that there is a separation of judiciary from the executive. सरकार से अलगाव ये न्यायपालिका का होना चाहिए, इसलिए शक्तियां सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाएंगी उन प्राधिकारियों को जो दंड न्याय प्रशासन में न्याय निर्णयन के काम को कर रहे हैं। लेकिन दांडिक न्याय प्रशासन में न्याय निर्णयन के अलावा भी काम है, इन्वेस्टिगेशन है, अभियोजन का संचालन है, अपराध न हो इसकी व्यवस्था है, और वे सारे काम किसके? राज्य सरकार के। कानून और व्यवस्था उन्हें बनानी है। इसलिए सेक्शन 26 कहता है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों, ठीक है, जो शक्तियां प्रदान करेंगे, क्योंकि दोनों को शक्तियां प्रदान करनी पड़ेंगी, वे जो शक्तियां प्रदान करेंगे उनका तरीका शक्ति प्रदान करने का क्या होगा? ये तो नाम से कि फला व्यक्ति को ये शक्ति होगी, उसका नाम लेंगे, या उसकी जो डेजिग्नेशन है उसका नाम लेंगे कि डीएम शाहजहांपुर, इन्हें ये शक्ति होगी। अब डीएम शाहजहांपुर जो होगा उसे वो शक्ति होगी, नाम से, डेजिग्नेशन से, या विशेष वर्ग, उन्हें उत्तर प्रदेश के डीएम को यह शक्ति होगी, या उत्तर प्रदेश में जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की यह शक्ति होगी। शक्तियां प्रदान करने का ढंग तीनों अपनाए जाएंगे, व्यक्ति का नाम लेकर, पदी अभिधान से यानी जो उसका डेजिग्नेशन है उससे, और तीसरा वर्ग उन्हें। ठीक है, कहता है आदेश द्वारा सशक्त कर सकती प्रत्येक ऐसा आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। देखिए, एक चीज है एक काम हो जाने का सबूत, और एक स्थिति होती काम का हो जाना। चुनाव जीत गए, ये प्रधानमंत्री होंगे, पता लग गया। क्यों? जो पार्लियामेंट्री पार्टी सबसे बड़ी, जो राजनीतिक दल सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है, उसका जो संसदीय दल है, उसकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसने अमुक व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया, तय है वही प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो किस दिन होगा? जिस दिन शपथ ले लेगा, उससे पहले नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के वारंट से होता है। प्रेसिडेंट ने वारंट जारी कर दिया, दिस पर्सन विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ दैट वारंट इज अ एविडेंस, ठीक है, ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, वो साक्ष्य है। लेकिन चीफ जस्टिस जिस दिन अपॉइंट होंगे, किस दिन? जिस दिन राष्ट्रपति महोदय उन्हें शपथ दिला देंगे, उस दिन वो अपॉइंट होंगे, उस दिन से वो सीजीआई होंगे। तो सीजीआई होना और सीजीआई का मनोनयन या अपॉइंटमेंट हो जाना, ये तो अलग अलग बात है। तो कोई भी आदेश जारी हुआ, इससे क्या मतलब? प्रभावी किस दिन से? ठीक है, ये डिफरेंट बात है। आदेश जारी हो गया, हमें पता ही नहीं, तो फिर क्या काय का आदेश? मेरे लिए तो कोई आदेश नहीं है। इसीलिए कहा है कि ऐसा प्रत्येक आदेश जो शक्तियों को प्रदान करने के लिए जारी किया गया है, ये उस दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन वो संबंधित व्यक्ति को कम्युनिकेट, संसूचित किया जाएगा। और हमने आपसे कहा था, इन्फॉर्म्ड मतलब है सूचित, और कम्युनिकेट मतलब है संसूचित। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन।
देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ड यूज्ड बाय एनीवन, तो अर्थ भी अलग होंगे। इसलिए सूचित और संसूचित एक ही बात नहीं है। और इसका महत्व तो तब पता लगता है जब हम लोग कॉन्टेक्ट पढ़ते हैं। वहां सूचना नहीं है, वहां संसूचना है। काहे की? प्रतिग्रहण की, प्रतिसंग्रहण की, प्रस्थापना की। ठीक है, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहणों की संसूचना, प्रस्थापनाओं प्रतिग्रहणों के प्रतिसंग्रहण की संसूचना। संसूचना वर्ड है, सूचना नहीं है, क्योंकि सूचना हो सकता है देने वाले और प्राप्त करने वाले को ही पता हो, और संसूचना में कोई ऐसा काम होता है जो एक बाह्य प्रभाव उत्पन्न करता है, और बाह्य प्रभाव के कारण समाज को पता लगता है कि हां अमुक काम किया गया। शादी तो दो लोग करेंगे घर में बैठ कर लें, लेकिन जो कुछ होता है उसमें वो संसूचना देने के प्रयोजन से होता है। समाज संसूचित होता है दो व्यक्तियों के विवाह के तथ्य से, सूचित नहीं होता। ठीक है, सूचना तो परस्पर होगी, तो ओवर्ट एक्ट ये जरूरी होता है संसूचना में। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये कहा कि जिस दिन से संसूचित किया जाएगा, इसका मतलब जारी होगा, उसे दिया जाएगा, सिग्नेचर लिए जाएंगे कि सिग्नेचर करो तुम्हें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो संसूचित हो गया व्यक्ति। ये शक्तियां प्रदान करने का ढंग है। शेष बात हम लोग शाम को करेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस कल बात करेंगे।